टिकटॉक कुछ आएगा इसको क्या मैं तो बोल रहा हूं मैं बड़ी हट कर रही हूं यार आवर यार इसको क्या मसला है इसको लेके आ यार लेके यार इसको अभी नहीं यार कोई इधर से काम करना मैंने यार निकालो इनको बाहर उठा के यहां से। हाँ तो और क्या है घंटा है बढ़ता है A few moments later. हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे और इस पेंडेमिक के दौर में हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रख रहे होंगे। तो मेरे साथ एज यूजुअल मेरे पुराने कलीग और मेरे भाई दोस्त बैठे हुए हैं राशिद भाई। तो राशिद भाई आज जो है वो काफी मुंह कुछ ज्यादा ही हिला रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं आज आपने कुछ खाया क्या खाया है, इतने महज़िद तरीके से बोल रहे हैं जबकि आपकी जुबान से ना गंद ही निकलता है। एक खुसरा पैंट चोट। नहीं मेरा मसला ये है ना कि आज आप मुझे ना पे बड़ा प्यार आ रहा है, पता नहीं सब लोड़े जैसे बाहर निकलता है। मुझे ना आज आप पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, डोंट नो अच्छा, प्यार आ रहा है। क्यों? तो बस पता नहीं क्यों असल में आप मेरा ख्याल करते हैं थोड़ा स्पोर्ट्स करते हैं और आज की जो वीडियो होगी थोड़ी सी स्पोर्ट्स के हवाले से, तो मुझे शायद आप मेरे से बेहतर उस पर रिएक्शन दे देना, तो मैं आपको मौका जरूर दूंगा उस पर बोलने का। तो गाइस एक जो है वो वीडियो हमें मिली है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजे की वीडियो है। वो नेपाल के एक क्या कहते हैं फ्रीडम फाइटर कह लें या मतलब ओलंपिक आसान वर्ड्स में कह लें, वो ओलंपिक में कोई मेडल्स वगैरह जीत के आते हैं, उनके रिकॉर्ड्स वगैरह बनाते हैं। तो वो उन्होंने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। एक लड़का है गालिबन आदमी है और एक कोई औरत है लेडी वगैरह है। तो आई डोंट नो फीमेल है, उनके नेम्स वगैरह मुझे नहीं पता क्या है अभी। तो उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं अपने नाम किए हैं नेपाल के फ्लैग के नीचे से, मतलब अपने सर पे नेपाल का फ्लैग रख के। तो देखते हैं उन्होंने क्या रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो राशिद स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो को। तो गाइस बगैर किसी देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। A few moments later. जी तो गाइस बगैर किसी देर की मेरा ख्याल है राशिद वीडियो की तरफ चलते हैं। तो 3 2 1 लेट्स गो। नेपाली न्यूज। नमस्कार, प्राइम न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम और कुछ खुशी खबरें नेपाल की निकलकर सामने आई है। खबर है नेपाल के उन शख्स की जिन्हें हिमालयन चीता कहा जाता है और उन्होंने दुनिया में नेपाल का नाम रोशन किया। जी हाँ, उन्होंने कल ही एक खिताब प्राप्त किया और ये उपलब्धि उन्हें हिमालयन चीता बनाती है। साथ ही बात करेंगे नेपाल के 2 और शख्स जिनका नाम प्रकाश कोइराला और गोरिंका। इन दोनों शख्स को दुनिया की सबसे मशहूर मैगजीन के लिस्ट जो कि फोर्ब्स मैगजीन है उनकी लिस्ट में जगह मिली। तो चलिए बढ़ते हैं इन खुशी खबरों की ओर विस्तार से। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन जरूर दबा लें, साथ ही साथ पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। यदि आपसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल नेपाली यूथ बॉक्सर अबिरेल ग्रिमरे की, जिन्होंने इंटरनेशनल प्रोफेशनल किक बॉक्सिंग हिट 48 जो कि जापान की नगोया सिटी में आयोजित थी उसमें जीत हासिल की। हिमालयन चीता के नाम से जाने वाले ग्रिमरे ने पहले दौर में अपने जापानी प्रतियोगी को हराकर खिताब अपने नाम और दुनिया में नेपाल का नाम रोशन किया, जिस पर सभी नेपालियों को गर्व है। एवरेस्ट आयोजन समिति के अनुसार दुनिया के केवल दिग्गज मुक्केबाजों ने टूर्नामेंट में भाग लिया। इस उपलब्धि के साथ 21 वर्षीय ग्रिमरे खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र वाले खिलाड़ी भी बन गए, यानी कि उन्होंने नेपाल का नाम दुगना रोशन किया, क्योंकि वो सबसे युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने आज तक इस खिताब को अपने नाम किया, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि वो पिछले महीने जापान के टोक्यो में आयोजित वन फेस्टिवल 2021 के विजेता भी थे। वेस्टर्न यूनाइटेड क्लब के अध्यक्ष राम नारायण घिमरे के अनुसार बॉक्सर ने अब तक 16 से अधिक पेशेवर क्रिक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भाग लिया है और नेपाल का नाम रोशन किया है। इस बड़ी जीत के बाद उन्होंने नेपाल का नाम और गर्व से ऊंचा कर दिया। तो ये तो थे नेपाल के युवा बॉक्सर। और अब बात करते हैं प्रकाश कोइराला की। जी हाँ, प्रकाश कोइराला जो कि 29 साल के हैं, वो अभी कनाडा से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। उन्हें एक ईमेल फोर्ब्स मैगजीन की तरफ से मिला। इस ईमेल में उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि उन्होंने जो भी कंडक्शन किया था फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम नेपाल के गांवों में, उसके लिए उन्हें 30 सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर यूथ जो कि फाइनेंशियल और वर्चुअल कैपिटल यानी कि वित्त और उद्यम पूंजी के लिए एशिया में जगह मिली। इस लिस्ट में 30 लोगों का नाम शामिल किया जाता है जो कि पूरी एशिया से हैं और इसमें प्रकाश कोइराला ने अपनी जगह बनाई, जो कि एक गर्व की बात है। उनके अच्छे काम की वजह से ही उन्हें इस मैगजीन में जगह मिल गई। कोइराला ने कहा कि उन्हें जैसे ही ये ईमेल मिला उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट को चेक किया, जिसमें मैगजीन में उन्होंने अपना नाम
लिस्ट में पाया, जो कि फोर्ब्स की 30 एशिया की लिस्ट थी। साथ ही साथ तैराक गौरिका सिंह, उन्होंने भी अपना नाम फोर्ब्स की एक लिस्ट में दर्ज करवाया, जो कि एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट से जुड़ी हुई है। यानी कि फोर्ब्स की मैगजीन में नेपाल के 2 नाम शुमार हुए, जो कि था स्विमर गौरिका सिंह और प्रकाश कोइराला। प्रकाश कोइराला ने कहा कि यह उनकी उम्मीद से परे था। मैं अच्छी तरह से जानता था कि मैंने 10,000 नामांकित लोगों में से शीर्ष 2,500 में जगह बनाई है। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शीर्ष 30 में रहूंगा। यानी कि फोर्ब्स मैगजीन में 10,000 लोग, उसमें से प्रकाश कोइराला को टॉप 30 में चुना गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और नेपाल का नाम रोशन करने वाली बात है। वह कहते हैं कि वह जो कर रहे हैं उस पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में यह सक्षम है। जैसा कि कोइराला एक ब्राह्मण परिवार से थे, उनके पिता और दादा पुजारी थे। वह याद करते हैं, मेरे दादाजी और पिताजी लोगों को धर्मग्रंथ की कहानियों के बारे में बताते हैं। इससे मुझसे एक इच्छा जागृत हुई कि कम उम्र के लोगों को अच्छी चीज दे सकूं। हालांकि वह इस मुद्दे के बारे में निश्चित नहीं थे कि वह किस पर काम करेंगे। कोइराला मूल रूप से दोलखा के रहने वाले हैं। शिक्षा के लिए ज्यादातर काठमांडू में रहे। 2009 में जब वे डैशिन के सबसे बड़े उत्सव का जश्न मनाने के लिए अपने घर वापस गए थे, तो कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें पैसे प्रबंधन के बारे में सोचा। उन्हें उस दिन काम करने के लिए एक मुद्दा मिल गया। कोइराला को यह घटना याद है, मैंने अपने पड़ोस में एक दंपति को बहस करते हुए सुना। अगले दिन मैंने स्थानीय वाटर स्प्राउट में युगल के बेटे से मुलाकात की। जब मैंने उससे तर्क के बारे में पूछा तो उन्होंने साझा किया कि उनके पिता ने अपनी मां को बुरी तरह से डांटा था, क्योंकि वह पैसे की कमी के कारण सब्जी तैयार नहीं कर सकती थी। इससे उन्हें एहसास हुआ कि झगड़े का कारण यह नहीं था कि उनके पास पैसे की कमी थी, बल्कि धन प्रबंधन के बारे में ज्ञान नहीं था। जिसके बाद से वे धन प्रबंधन यानी कि मनी मैनेजमेंट को लेकर कई ऑब्जर्वेशन करते रहे और लोगों को इसके बारे में सिखाते रहे। और उसी दौरान उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक एनजीओ के लिए काम करने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें चैनपुर बझांग जाने का मौका मिला। उन्हें उम्मीद थी कि भले ही उस संगठन द्वारा किए गए काम उनकी दृष्टि से भिन्न हो, लेकिन वह उसके साथ काम कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने अपनी योजनाओं को सामने रखा और वे सहमत हुए। फिर मैंने बच्चों को आर्थिक रूप से साक्षर बनाने पर ध्यान दिया। जैसे कि उनके पास कुछ खाली समय था, वह कुछ स्थानीय बच्चों को इकट्ठा करते थे और 1 महीने के लिए हर दिन 1 घंटे के लिए पैसे का महत्व समझाते थे। कोइराला के अनुसार इन कक्षाओं को प्राप्त करने के बाद बच्चों को अपने दोपहर के भोजन के खर्च के पैसे की बचत होने लगी। यह महसूस होने लगा कि पैसा खर्च करना होगा, लेकिन केवल आवश्यक काम के लिए। तो उन्होंने बहुत योगदान दिया पैसे को प्रबंधन करने यानी कि मनी मैनेजमेंट पर, जो कि एक बड़ी चीज होती है एक छोटे आदमी के लिए। हालांकि जब वे कार्यक्रम के साथ गांव गए तो लोग उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिए कि यह गैर सरकारी संस्थानों के कोष को बचाने के लिए किया जा रहा था। कुछ लोगों ने यह तक घोषणा की कि वह उस कार्यक्रम में तब तक नहीं आएंगे जब तक उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। कोइराला ये चीजें याद करते थे, हालांकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और ये सभी चीजें उनके लक्ष्यों को नहीं हिला सकी। उन्होंने ग्रामीणों को समझाया और निस्वार्थ अपने काम को लोगों के साथ जोड़ते रहे। उनकी भविष्य की योजनाएं कुछ ऐसी हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने माइक्रो फाइनेंस और सहकारी सहमतियों के धन प्रबंधन पर काम किया और अब उनका ध्यान डिजिटल क्षेत्र पर है। उन्होंने कहा, मैंने डीजी में बिजनेस डिजाइन शुरू किया है, जिसमें फ्यूचर प्लान्स को जगह दी है, जो कि कहीं ना कहीं डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हैं नेपाल के लिए। तो कहीं ना कहीं इनका योगदान काफी बेहतर रहा है नेपाल के लिए। इसीलिए इनको फोर्ब्स की 10,000 में से टॉप 30 में चुना गया है, जो कि फाइनेंशियल लिस्ट में है और इनके फाइनेंशियल काम काफी अच्छे रहे। A few moments later. जी तो गाइस हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो मुझे तो वीडियो बहुत अच्छा लगा मनी मैनेजमेंट के हवाले से, जो उन्होंने जो भी उनका क्या नाम था उनका मुझे भूल गया है। तो जो भी मतलब वो शख्सियत थी फोर्ब्स अंडर 30 में वो आए और एक मनी मैनेजमेंट उन्होंने नेपाली के सीखा क्या इस वीडियो से, मुझे ये बताएं। इस वीडियो से ऐसा सीखा तो कुछ नहीं, लेकिन ये है कि बस मेहनत जरूर करनी चाहिए। अगर लोग आपकी मुखालफत, मैंने तो ये देखा कि कोई मुल्क बड़ा छोटा नहीं होता, कोई इंसान बड़ा छोटा नहीं होता, सिर्फ मेहनत करनी होती है। मेहनत करे इंसान, अपने दिल के साथ वो काम करे,
तो वो दुनिया में नाम बना। तो नेपाल एक दुनिया में छोटा मुल्क गिना जाता है, पर उसके बावजूद उसके जो नेपाली लोगों ने मेहनत की और वो एक लेवल पे अपने आप को मनवाया है, अपने आप को वर्ल्ड लेवल पे हाँ। मनवाया। तो एग्जैक्टली मैं भी कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड्स बनाया, वो जितने बंदे देखे हमने बिल्कुल। बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, Exactly, क्योंकि बड़े मुल्कों के लोग भी नहीं बना सके। तो गाइस यहाँ तक हमारी वीडियो जो है वो क्लोज होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो मस्ट है ना, वो तो मेरा हाल बताने की जरूरत ही नहीं है राशिद भाई, वो तो सब्सक्राइब तो मस्त है। तो गाइस यहाँ पे हमारी वीडियो होती है खत्म, तो आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।